हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगी जो कि आप इनके आंसर प्रिपेयर कर सकते हो और कुछ एक दो के आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या भारतीय ग्राम एक लघु गणतंत्र या एक लघु राज्य है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी कि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, अगर आपसे बड़ा प्रश्न पूछेंगे तो लिख देंगे कि आलोचनात्मक चर्चा करनी है, और अगर छोटा प्रश्न पूछेंगे तो सिर्फ आपसे पूछ लेंगे कि क्या भारतीय ग्राम एक लघु गणतंत्र है। इस तरह से आपका दो प्रश्न बड़ा, यही प्रश्न बड़े में भी आ सकता है और छोटे में भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट, विवाह क्या है? भारत में विवाह के बदलते पैटर्नों की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें शादी के बारे में बताना कि विवाह है क्या, एक उसकी जो परिभाषा है ना उस टाइप से लिख देनी है आपको। और फिर उसको कि आजकल क्या है, नॉर्मली पहले कैसे शादी होती थी और अब किस तरह से इसमें बदलाव आ रहे हैं वो लिखना है आपको। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्मुख आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं वो बताना है। भारत में जनजातियों पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि औद्योगिकीकरण ने क्या प्रभाव डाला जनजातियों पे, और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी मुख्य समस्या, ये अलग प्रश्न है। नेक्स्ट, निर्धनता के संबंध में सापेक्ष वंचन आधारित दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में लैंगिक भूमिका को रूढ़िबद्ध बनाए रखने में समाजीकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट एक प्रश्न आता है जो कि क्या बदल बदल के आता है, लेकिन उसका आंसर क्या है, अगर छोटा रहेगा तो थोड़ा अलग रहेगा, बड़ा रहेगा तो उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये पूछ सकते कि भारतीय राजनीति में जाति की प्रासंगिकता क्या है, यानी जाति की प्रासंगिकता राजनीति में बतानी है। भारत में जाति संरचना व शक्ति में क्या संबंध है, या फिर छोटा पूछ सकते कि शक्ति से जाति का क्या संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन या फिर जो संघर्ष थे उसके दौरान महिलाओं का योगदान या फिर जो महिलाओं की सहभागिता क्या थी स्वतंत्रता आंदोलन में, वो बतानी है। भारत में सामाजिक आंदोलन के उद्भव के विविध कारक बताइए। सामाजिक आंदोलन किस वजह से उद्भव हुआ, उनका सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व एवं विचारधारा की भूमिका बतानी है। भारत में सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले जो विविध कारक थे वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में नातेदारी व्यवस्था के बारे में बताइए। कृषक या फिर जो कृषि वर्ग है उसकी संरचना की गति की व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक वर्ग हैं उनकी विशेषताएं बताइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवार क्या है, लघु परंपरा, वृहत परंपरा, सार्वभौमिकता, नगरीकरण, मध्यम वर्ग की विशेषताएं, अनेकता में एकता। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अनेकता में एकता है ये तो आपसे बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से मैं आप लोगों को दो छोटे प्रश्न करवा रही हूँ। क्या भारतीय गांव एक लघु गणराज्य है? बताइए, ये बताना है। तो भारत लघु गणराज्य का मतलब हो गया कि एक छोटा गणराज्य जो कि क्या अपनी जरूरतों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। यानी कि उसके पास अपनी सुख सुविधा की, अपनी जरूरत की सारी चीजें उसके पास उपलब्ध हो, उसे किसी की दूसरे की जरूरत ना हो, यानी खुद से स्वतंत्र हो, तो वो गणराज्य हो गया। भारत में प्रारंभ से ही ग्रामीण व शहरी केंद्र विद्यमान रहे हैं। भारत में एक बड़ी आबादी गाँव में निवास करती है। गांव में रहने वाली आबादी जो है ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। जो भारतीय है ना, भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक नियुक्त थे, उनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने 1832 में उन्होंने ये कहा था कि भारत में ग्रामीण जो भारत है उन्होंने उसका अध्ययन किया, और उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो गाँव है, गांव जो समुदाय गांव के वो छोटे गणराज्यों की तरह है, उन जिनके पास की प्राय वे सारी चीजें उपलब्ध हैं जिन्हें वे अपने बीच जरूरी समझते हैं, और प्राय किसी भी बाहरी संपर्क से स्वतंत्र। यानी कि उनके पास अपनी जरूरत की सारी चीजें हैं जो छोटे गणराज्य होते हैं उनकी तरह, और वो इसी वजह से क्या है, किसी भी बाहरी संपर्क से स्वतंत्र है। यानी कि उनको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। ग्रामीण भारत के अध्ययन के प्रारंभिक चरण में मेन 1881, मैटकॉप 1833 व बैडन पॉवेल 1896 में इन्होंने ग्रामीण भारत पे अध्ययन किया था, और वहाँ पे उन्होंने गांव की स्वायत्तता की एक अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा देखी, और उस धारणा में भारतीय गांव का उन्होंने चित्रण किस रूप में किया, बंद व विलगित व्यवस्था, क्लोज्ड एंड आइसोलेट व्यवस्था के रूप में उन्होंने किया था। यानी कि वो दूसरों से क्या
कटी हुई थी, वो अपने आप में ही एक बंद वी लगी थी, अपने आप में ही रहते थे। जो गांव भारतीय गांव के लोग थे ना, उनको दूसरों से कोई इतना खास मतलब नहीं था। चार्ल्स मैटकॉफ ने फिर इस सब को देख के क्या कहा, चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय गांवों को एक एकाश्मिक स्वतंत्र लघु एकक व न बदलने वाली सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया। मैटकॉफ के अनुसार इन गांवों के ऊपर से युद्ध गुजरे, यानी कि क्या, जैसे युद्ध हो रहे थे तो युद्ध होके चले गए, शासन बदल गया, पतन भी हुआ, उनका उत्थान भी हुआ, परंतु एक समाज के रूप में जो भारतीय गांव थे वो हमेशा अपरिवर्तित, अप्रभावित व स्वावलंबी ही रहे। यानी कि भारत के गांव या ग्राम एक लघु गणराज्य की तरह मानते थे मैटकॉफ। तो इन सब क्या बातों से स्पष्ट किया उन्होंने कि जो भारतीय जो गांव थे वो गणतंत्र जो थे वो लघु गणतंत्र थे। ये हो गया आपका कि वो लघु गणतंत्र क्यों थे। अब इसका विरोध कैसे हुआ, तो उसमें है कि इसके इन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन दक्षिण भारत के अध्ययन किए, तो उन्होंने क्या कहा था, दक्षिण भारत के अध्ययन किया तो वहाँ पे जो विद्वान थे उन्होंने ऐतिहासिक, मानव विज्ञानी व जो समाज शास्त्रीय शोध है ना उसके ऊपर अध्ययन किया। तो उनसे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय गांव कभी भी गणराज्य रहे ही नहीं हैं। यानी कि ये जो गांव है कभी भी स्वावलंबी नहीं रहे, इनको अपनी जरूरतों के लिए बृहत्तर समाज से संपर्क रहा है। प्रवचन कार्य, व्यापार के लिए संचलन, गांव से बाहर पारिवारिक संबंध होते हैं ना वो हो गया, प्रशासनिक संपर्क हो गया, अंतर क्षेत्रीय बाजार हो गया, आदि के द्वारा गांव जो है ना अपने पड़ोसी गांव से या फिर जो बृहत्तर समाज यानी कि जो आगे फैला हुआ समाज है ना, बड़ा समाज का एक बड़ा वर्ग, उनसे उनका संबंध रहा है, यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव अपने आप में ही सिमटे हुए थे, उनका किसी से संपर्क ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा जाति संपर्क और तीर्थाटन, जो यानी धार्मिक तीर्थाटन होते हैं, तीर्थ करने जाते हैं तो लोग गांव के भी लोग तो गांव में थोड़ी ना तीर्थ करते रहेंगे, वो भी देश विदेश में जाते हैं, अपने भारत में पूरी जगह घूमते हैं, तो वो भी कहाँ दूसरों के संपर्क से अप्रभावित रहे, उन पर भी हो रहा है संपर्क। तो ये सब भी गाँव को बाहरी समाज से जोड़ता है। साथ ही आधुनिकीकरण के प्रभाव से भी अंतर्गांव व ग्रामीण शहरी अंतःक्रिया होती रही है, परंतु ये लोग यह भी मानते हैं कि बाहरी दुनिया से बढ़ते हुए संपर्कों के बावजूद गांव आज भी एक मौलिक सामाजिक इकाई बने हुए हैं। यानी कि उनका संपर्क बाहर की दुनिया से है, बाहर की चीज़ों से है, उनके संबंध भी, उन प्रभाव भी पड़ रहा है बाहर की दुनिया से, लेकिन वो अपनी मौलिक इकाई बने हुए हैं। इतना ऐसा नहीं है कि वो बदले नहीं है गाँव, वो की जो थे वही के वही है, वही मौलिक सामाजिक इकाई बने हुए हैं। गांव में रहने वाले व्यक्तियों के बीच आपस में एक आम पहचान की भावना होती है। उनमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में जाति, धर्म व वर्ग स्तर पर अंतः गांव संबंध होते हैं। इस विवरण से हम कह सकते हैं कि भारतीय गांव को जो गांव की स्वायत्तता है उसको देखकर चार्ल्स मैटकॉफ ने तो एक लघु गणराज्य कहा है, परंतु कुछ लोगों ने इनका खंडन भी किया है। तो लघु गणराज्य जो था मैटकॉफ वगैरह ने किस बेस पे कहा था, अगर आपका छोटा प्रश्न है तो इतना ही करना है, अगर बड़ा है तो आपको और ऐड करना है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारतीय गांवों को ऐसे छोटे गणराज्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जिसमें ये एक सरल किस्म की, इनमें कहा कि इसमें सरल किस्म की नगर पालिका होती है। वह भू उत्पादन में एक हिस्से में दावा करने के लिए, युद्ध में सेवा देने के लिए नवयुवकों की मांग करने के सिवा उच्चतर राजनीतिक प्राधिकारियों की ओर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यानी कि ब्रिटिश प्रशासकों ने कहा था उस टाइम कि गांव में ना ऐसे गणराज्य हैं, उन्होंने देखा था उस अध्ययन के आधार पर, तो उन्हें ये लगा था कि गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे सरल किस्म की नगर पालिका होती है, यानी कि नगर पालिका का वहीं से संबंध होता है, बाहर से संबंध नहीं रखती है। भू उत्पादन के एक हिस्से का दावा करने के लिए, यानी कि जो अंग्रेज होते थे ना वो वहाँ से कर लेते थे बस उसके लिए, और फिर उसके बाद युद्ध में जैसे सेवा देने के लिए जो नवयुवक थे ना वो देते थे हम गांव से, और इसके अलावा कोई संपर्क ही नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था वहाँ पे गांव के अंदर। तो गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संरचना कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वह प्रत्येक वस्तु विद्यमान थी जिसकी कि उन्हें जरूरत होती थी। अतः एक गणराज्य की तरह इसमें सभी जरूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, इसलिए यह एक लघु गणतंत्र है। तो ये इस वजह से उन्होंने इसे लघु गणतंत्र की तरह देखा। इस विचार का कुछ विद्वानों द्वारा खंडन भी किया जाता है। भारतीय एक लघु गणतंत्र है, यानी यह चर्चा हम निम्न तथ्य के आधार पर कर सकते हैं, यानी कि ये किस आधार पर कहा गया था कि ये जो भारतीय गांव है ये एक लघु गणराज्य है।
ये ब्रिटिश पूर्व भारत के गांव थे ना, उनको कहा जाता था लघु गणराज्य। ब्रिटिश पूर्व जो गांव होते थे उन्हें कहा जाता था। ब्रिटिश काल के गांव और काल के बाद के गांव होते ना, उनको गणराज्य नहीं कहा गया था। ब्रिटिश पूर्व भारत में गांव इस अर्थ में स्वायत्त शासी या राजनीतिक रूप से स्वायत्त शासी थे कि उन्हें राजा या कबीलाई सरदार या रियासत प्रमुख को मात्र युद्ध के लिए नवयुवक ही प्रदान करना था। यह कहना सही नहीं है। यानी कि वो लोग ब्रिटिश पूर्व भारत है ना, उसमें उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने माना कि ना ये लोग क्या है, स्वतंत्र इकाई थे, ये स्वतंत्र गणराज्य थे। लेकिन जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो भारत के जो गांव थे वो सिर्फ राजा को क्या है, अपने उसको कि युद्ध के लिए नवयुवक ही देता था। सिर्फ यह कहना गलत है, क्योंकि राजा व प्रजा के बीच तो जटिल संबंध होते हैं। जैसे वो सड़क बनवाएगा, सिंचाई करवाएगा, फसलों के लिए जैसे कर लेता है, तालाब नहरों का निर्माण करेगा, मंदिर बनवाना, ये सब काम राजा ही करते हैं। राजा विद्वानों व ब्राह्मणों को जमीन आदि भी दान देते थे। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी मिलते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गांव है और उनके जो शासक होते हैं उनके बीच जटिल संबंध थे। इसलिए गांव के बारे में यह कहना कि ब्रिटिश पूर्व भारत में गांव छोटे गणराज्य की तरह थे सही नहीं है। यानी कि हमने ये भी देख लिया कि क्या कहा गया है कि क्यों गणराज्य थे, उसके तथ्य भी देखे, और जिसने कहा है कि गणराज्य नहीं थे तो क्यों गणराज्य नहीं थे वो भी हमने देख लिया। तो एक गणराज्य के रूप में पूछे तो आप बता दीजिएगा, और गणराज्य का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तो आपको ये भी लिखना है कि क्यों नहीं थे। तो ये सब आप लिख दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।